जय हिंद, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन फारसी साहित्यों के बारे में। देखिए, साहित्यिक स्रोत पर परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। साहित्यिक स्रोतों में केवल ग्रंथ ही नहीं, साहित्यिक स्रोतों में आपके कोई लेख, किसी उस समय के तत्कालीन कोई राजा या शासक ने लिखा हो, या किसी अधिकारी ने कोई लेख लिखा हो, या राजकीय पत्राचार व्यवहार हुआ हो, स्टेट टू स्टेट या राजकीय अधिकारियों के बीच में, या बादशाह या सुल्तान के बीच में, तो उनके संकलन को भी हम साहित्यिक स्रोतों में रखते हैं। अब जो है, परीक्षाएं जो भी होती हैं, आप समझते ही हैं कि परीक्षाओं में केवल ग्रंथ और ग्रंथ के लेखक का नाम ही जरूरी नहीं, ग्रंथ में लेखक के साथ उस ग्रंथ में किस विषय पर बात की गई है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अक्सर सवाल पूछते हैं, आपने ये देखा ही होगा। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण साहित्यों के बारे में बात करूंगा, उनके लेखकों के बारे में बात करूंगा, और उसमें क्या दिया गया है, किस विषय पर बात की गई है फला साहित्य में, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, पहली जो पुस्तक है या ग्रंथ है वो तबकात-ए-नाज़री है, जिसके रचनाकार हैं मिन्हाज-उस-सिराज। ये मिन्हाज-उस-सिराज गुलाम वंश के समय थे, ठीक है, और ये आंखों देखा विवरण देते हैं अपनी इस किताब तबकात-ए-नाज़री में। इन्होंने तबकात-ए-नाज़री में क्या बताया है, तो इसमें उन्होंने बताया कि मोहम्मद गौरी के भारत विजय कैसे करता है और नव स्थापित तुर्की सल्तनत की स्थापना कैसे होती है, कैसे मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, गुलाम वंश की स्थापना होती है, इल्तुतमिश कैसे जो है सुल्तान बनता है। तो ये सारी बातें तबकात-ए-नाज़री में विवरित है या विवरण दिया गया है वहाँ पे। अच्छा, इस तबकात-ए-नाज़री में सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध इतिहास दिया गया है। ठीक है, ये हम बात कर लिए तबकात-ए-नाज़री के बारे में। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, और उसी के साथ एक पुस्तक है फ़तवा-ए-जहाँदारी। इसके लेखक हैं ज़ियाउद्दीन बरनी। ज़ियाउद्दीन बरनी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनके कथनों पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास में अगर सल्तनत कालीन इतिहास में अगर कहीं किसी के कथन को कोट किया जाता है तो ज़ियाउद्दीन बरनी का कोट अक्सर आता है, खासकर कि खिलजी वंश और तुगलक वंश के लिए। अब ये जो दोनों पुस्तकें हैं, इसके लेखक तो ज़ियाउद्दीन बरनी है, तो इन पुस्तकों में मैटर क्या है, किस विषय पर बात हुई है, तो तुगलक खिलजी आदि शासकों की नीतियों और कार्यकलापों का वर्णन है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का वर्णन विस्तृत रूप से पहली पुस्तक यही है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में बात की गई है। ज़ियाउद्दीन बरनी ही करता है बाजार नियंत्रण के बारे में बात। इसमें बरनी कहता है प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। ये खिलजी वंश के लिए नहीं कहता, ये तुगलक वंश के लिए कहता है। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चला दिया था, तब जो है जाली सिक्के बहुत बनाए जा रहे थे। खास करके जो हिंदू सोनार थे और जो हिंदू लोहार थे, इन्होंने तो अपने घर में टकसालें खोल रखी थी। और ये जो पुस्तक है तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, ये तबकात-ए-नाज़री का दूसरा पार्ट है। जैसे कि आजकल की फिल्में बनती हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, तो वैसे ही ये सल्तनत काल के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। पहला पुस्तक जो है तबकात-ए-नाज़री है, उसी को थोड़ा सा विस्तृत करते हुए ये ज़ियाउद्दीन बरनी ने तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही लिखी थी। अब आगे चलते हैं, आते हैं तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही पुस्तक। ये यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है दूसरी पुस्तक है, अफ़ीफ द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक लिखा है ज़ियाउद्दीन बरनी साहब ने,
इसके बाद अफीफ ने लिखा है। जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही का ही ये विस्तार है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में इसमें वर्णन है, उसके शासनकाल का वर्णन है इसमें, और प्रत्यक्ष देख कर लिखा गया वर्णन है। और इसी में तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में भी प्रत्यक्ष विवरण मिलता है इस अफीफ के तारीख फिरोज शाही में। अब आगे आते हैं। ये दो पुस्तक हैं, सीरत फिरोज शाही एवं फुतूहात फिरोज शाही। इन दो पुस्तकों के लेखक कौन है पता नहीं, लेखक अज्ञात है, परंतु इन दोनों पुस्तकों में विषय क्या है वो हमको जानकारी मिलती है। किस विषय को लेकर इन्होंने लिखा है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में अत्यधिक प्रशंसा करके लिखा गया है, एकदम मतलब कि चाटुकारिता वाला पूरा ये दोनों जो है साहित्य हैं। अच्छा, इसमें सुल्तान फिरोज शाह की आत्मकथा पूरी विवरित है, विवरण दिया गया है उनका, कैसे उसने नीतियाँ अपनाई थी, क्या बात था, किस तरह से वो आदर्श मुसलमान सिद्ध अपने आप को करने में लगा हुआ था। मैं बताता चलूँ कि फिरोज शाह तुगलक बहुत ही कट्टर मुस्लिम था, हिंदुओं से जलता था और गैर मुसलमानों से जलता था। और ऐसा इसलिए था, लोग इतिहासकार बताते हैं, क्योंकि ये हिंदू महिला से उत्पन्न संतान थी, तो अपने आप को स्थापित करने के लिए ये हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को प्रताड़ित करता रहता था, ताकि जो मुस्लिम उलेमा वर्ग है, जो मुल्ला मौलवी लोग हैं, वो इससे प्रसन्न रहें और इसके तख्तो ताज पर नज़र न गड़ाएं और इसको वहाँ से हटाएं ना। तो ये भी एक कारण था। अब आगे चलते हैं। एक पुस्तक है फुतूह उस सलातीन। इसके लेखक कौन हैं? ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। अक्सर इसामी करके नाम दे देता है और पूरा पुस्तक का नाम दे देता है फुतूह उस सलातीन। इसामी का पूरा नाम है ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। तो ये इसके रचनाकार हैं फुतूह सलातीन के। अब इसमें विषय क्या है? तो विषय है अलाउद्दीन बहमन शाह पर। अलाउद्दीन बहमन शाह कौन है? ये बहमनी साम्राज्य के शासक हैं। और इसमें कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख भी कहा गया है। हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख इसलिए कहा गया क्योंकि उसने कई ऐसे योजनाएं चलाई जो कि अपने समय से बहुत आगे की सोच थी, परंतु वो एक के बाद एक विफल हो गई, जिसके कारण वो एक हंसी का पात्र बन गया इतिहास में, और बुद्धिमान मूर्ख भी इस पुस्तक में उसको कह दिया गया। बहमन शाह के बारे में बड़ी प्रशंसा की गई है इस पुस्तक में। अब आगे आते हैं कामिल उल तवारीख। इसके रचनाकार कौन है? शेख अब्दुल हसन। इसका विषय क्या है? इसमें मोहम्मद गौरी के विजयों का वृत्तांत है। मोहम्मद गौरी के विजयों का वृत्तांत है। अब सीधे चला गया ये 1191-92 के ईरा में, जब सल्तनत काल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो वहाँ से इसने मोहम्मद गौरी के विजयों का विवरण देना शुरू किया। कौन है कामिल उल तवारीख के लेखक? तो शेख अब्दुल हसन। अब आगे आते हैं तारीख सिंध या तारीख मासूमी। एक ही पुस्तक है, बस इसका नाम दो तरीके से लिया जाता है, तारीख सिंध या तारीख मासूमी। इसके रचनाकार कौन है? मीर मोहम्मद मासूम। यदि मासूम करके आए और मिलाने के लिए मासूमी हो तो आप मासूम और मासूमी मिलाकर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। फिलहाल आपको मासूमी तो नहीं देगा, आपको तारीख सिंध ही देगा। तो आप जो है मीर मोहम्मद मासूम को याद रखिए, तारीख सिंध या तारीख मासूमी। अच्छा, ये पुस्तक किस पर आधारित है? किस विषय पर आधारित? सिंध के इतिहास पर आधारित है। ठीक है, और सिंध के इतिहास पे तो आधारित है, लेकिन आधार किसको बनाया गया है? चचनामा को आधार बनाया गया। चचनामा भी एक पुस्तक है जो है सिंध के इतिहास को बताता है, तो उसी को आधार बनाकर तारीख सिंध या तारीख मासूमी को भी लिखा गया है। ठीक है, चचनामा में राजा दाहिर के बारे में बात हुई है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। तारीख यामिनी लेखक कौन है? कुतुबी है। अच्छा, ये अरबी साहित्य है। मैं फारसी साहित्यों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक पुस्तक आ गई यहाँ पर अरबी भाषा में। प्रश्न अक्सर इसमें भी पूछ लेता है कि फला साहित्यों में अरबी भाषा में कौन सी साहित्य लिखी गई है। अधिकांशतः जो भी साहित्य हैं वो फारसी में लिखी गई हैं, अरबी में नहीं लिखी गई हैं, फारसी में लिखी गई हैं। एक आध दो जो हैं महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वो अरबी में भी लिखी गई हैं। अच्छा, ये तारीख यामिनी पुस्तक का विषय क्या है? इसमें महमूद गजनवी के बारे में बात की गई है, और ये जो कुतुबी है ये महमूद गजनवी का ही शाही इतिहासकार था, तो उसी के बारे में लिखेगा। तो महमूद गजनवी के बारे में इसने लिखा है। महमूद गजनवी कौन? वही जो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, इतिहास का पहला सुल्तान जिसने प्रमाण पत्र प्राप्त किया था बगदाद के खलीफा से। और जब प्राप्त किया था प्रमाण पत्र तो उस समय इसने प्रण लिया था कि भारत पर ये 17 बार नहीं, प्रत्येक वर्ष अपने शासनकाल में जब तक ये शासन करेगा तब तक हर वर्ष ये जो है भारत पर आक्रमण करेगा। और किया भी इसने, लगभग 17 बार इसने आक्रमण किया। और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रकरण है। सोमनाथ उस समय बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था हिंदुओं का, खासकर शैव धर्म का। हिंदुओं में एक सेक्ट है शैव धर्म। तो भगवान शिव की जो प्रतिमा थी, जो कि शिवलिंग में थी, लिंग के रूप में थी, वो बहुत ही तकनीकी रूप से बहुत ही गुणवत्ता वाली थी। अब क्या था इसमें कि ये अक्सर हवा में या धरती से 5 फुट 4 फुट ऊपर ही रहता था, ये ज़मीन पर नहीं रहता था। ये जो शिवलिंग है ये ज़मीन पर नहीं रहता था, ये हवा में रहता था, हवा में लटका रहता था। क्यों लटका रहता था? क्योंकि इसके बीच में मैग्नेट लगे हुए थे और दीवालों पर भी मैग्नेट लगा हुआ था। इस मैग्नेट के कारण ये शिवलिंग जो है ये हमेशा ऊपर ही रहता था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। बहुत ही धन संपदा इस मंदिर में थे। हजारों की संख्या में यहाँ पुजारी निवास करते थे, यहाँ पे लोग भोजन प्राप्त करते थे, यहाँ पे दान धर्म करते थे, दान दक्षिणा चढ़ाते थे। बताया जाता है कि 50,000 ब्राह्मण श्रमिकों और क्या कहते हैं वहाँ के तीर्थ यात्रियों को, इतनी संख्या में लोगों को मारा गया था, मौत के घाट उतारा गया था। 50,000 की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या है। प्लस मंदिर को तोड़ दिया गया, एकदम से नष्ट कर दिया गया। शिवलिंग जो था उसको चूरा चूरा कर दिया गया, फोड़ के एकदम, तोड़ के एकदम चूरा चूरा कर दिया गया। और इसके जो भी चूर्ण मिले, जो भी पत्थर मिला, इसको क्या किया कि मक्का मदीना के लिए भेज दिया कि वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ियाँ हैं मक्का मदीना की, उसमें जो है चिनाई कर दी जाए। इसको क्या कहते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग को। तो इतना खूंखार था ये आदमी, एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बलात्कार किया, लूटपाट मचाई, धन दौलत वहाँ से लूट के लेकर गया और भारी मात्रा में धन लूट के गया। 1-2 लाख स्वर्ण मुद्रा ने बहुत भारी संख्या में लेकर गया ये, तो क्या कहते हैं, धन दौलत। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तारीख मुबारक शाही के बारे में बात करते हैं। अब तारीख मुबारक शाही किसने रचा है? ये है याहया बिन सरहिंदी, याहया बिन अहमद सरहिंदी। ये इसी के, जिसके लेखक हैं, ये किसके ऊपर लिखा गया? ये मुबारक शाह के ऊपर लिखा गया। मुबारक शाह जो है वो सैयद वंश का एक शासक था, बहुत अच्छा शासक था, लेकिन बाद में कुछ षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र के कारण इसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो मुबारक शाह के यहाँ पे ये दरबारी कवि थे, याहया बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक एक शहर भी बसाया था। देखिए, ये जो तारीख मुबारक शाही है ये सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है, ठीक है। इसके अलावा और भी स्रोत हैं, परंतु छिटपुट
उद्धरण मिलते हैं उसमें, लेकिन ये एकमात्र समकालीन स्रोत हैं, यानी कि उसी समय लिखा गया स्रोत है। और बाद के जो भी लेखक आए हैं वो जो हैं लिखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विवरण नहीं देते हैं भाई, वो तो बाद में आए हैं ना। तो जो सामने रहकर लिखा है, केवल एक ही मात्र पुस्तक मिलता है, वो भी याहया बिन अहमद सरहिंदी का। अब आगे चलते हैं। वाक़ियात ए मुस्ताकी, इसके रचनाकार कौन है? रिज़कुल्लाह। इसमें क्या बात है? इसमें जो है लोदी और सूर वंश के बारे में बात की गई है, साथ में मालवा और गुजरात के अफ़गानों का वर्णन है। देखिए, मुग़लों का जब स्थापत्य हो गया यहाँ पर, जब वहाँ कब्जा कर लिया, स्थापित हो गए जब यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत से जो है अफ़गान ख़त्म हो गए थे। अफ़गान बिहार में थे, अफ़गान जो है पंजाब साइड में शासन कर रहे थे, अफ़गान गुजरात और मालवा में भी शासन कर रहे थे। और जो सूर वंश है ये भी एक अफ़गान वंश ही था। तो इनके सबके बारे में रिज़कुल्लाह जानकारी देता है। किसमें देता है? वाक़ियात ए मुस्ताकी। सूर वंश कौन है? शेरशाह सूरी का वंश है, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जिसने हुमायूं को हरा के भगा दिया था, निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। अब आगे आते हैं। तारीख़ सलातीन ए अफ़गान, किसकी रचना है ये अहमद यादगार की रचना है। इसमें बहलोल लोदी से लेकर हेमू की मृत्यु तक की घटनाओं के बारे में वर्णन है। अब बहलोल लोदी कौन था? अफ़गान था। यहाँ पे अफ़गान करके नाम ही आ रहा है। अफ़गानी वंश के बारे में पूरी बात हो रही है। हेमू एक हिंदू था, परंतु अफ़गान शासक का सेनापति था। ठीक है, वजीर कह सकते हैं, सेनापति कुछ भी, एक बड़े पद पर था। और इसने मुग़लों को हराने के लिए अफ़गानी सेना प्लस हिंदू सेना लेकर मुग़लों को हराया था, दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया था। 7 महीने तक हेमू ने शासन किया था, मुग़लों की सत्ता उखाड़ के। फिर इसके बाद बात बहलोल लोदी की मैं करता हूँ। बहलोल लोदी कौन है? ये जो है लोदी वंश का संस्थापक है। 38 वर्षों तक इसने शासन किया। सल्तनत काल में सबसे अधिक वर्ष तक अगर व्यक्तिगत रूप में किसी ने शासन किया था तो बहलोल लोदी था। ठीक है, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी हुआ, जो कि बड़ा धर्मांधा व्यक्ति था। फिर इसके बाद हुआ आपका इब्राहिम लोदी, जो कि एक अच्छा सेनापति था और बड़ा वीर व्यक्ति था, परंतु उसके परिवार वालों ने ही उसको धोखा दिया। और ऐसा सुल्तान था जो वीर गति को प्राप्त हुआ रणभूमि में लड़ते लड़ते। हेमू बाद में आता है, ये बिहार के एक सूबेदार थे। बिहार के सूबेदार ने, बिहार के ही शासक थे, वहाँ के सुल्तान थे, अफ़गान सुल्तान थे। तो इन्होंने इसको भेजा कि जाओ मुग़लों को पराजित करो। हालांकि हेमू का ही वहाँ पे चलता था। हेमू इतना प्रतिभावान व्यक्ति था कि वहाँ की शासन सत्ता पर अपना प्रभाव छोड़ चुका था, प्रभाव डाल चुका था, और उसकी बातें सुल्तान तक नहीं काट पाता था। हेमू ने जब मुग़लों को हराया और दिल्ली से भगा दिया तो उसने जारी किया कथन कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ केवल सनातन धर्म के आधार पर सारे कार्य होंगे। तुर्कों का देश तुर्क है, तुर्किस्तान है, वो वहाँ पे चले जाए, ये हिंदुस्तान उनका नहीं है। ये बात हेमू ने कही थी। हेमू का मूल नाम हेमचंद्र था, रेवाड़ी का एक बनिया था, परंतु अपने कार्यों से, अपने कर्म से वो क्षत्रिय था, क्षत्रिय से भी बढ़कर था। और अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला राजा भी था। हिंदुओं में एक बहुत ही बड़ी उपाधि होती थी विक्रमादित्य। तो वो राजा एक जो बहुत ही पराक्रमी होता था, वो विक्रमादित्य की या विक्रमाजीत की उपाधि धारण करता था। तो हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला या अंतिम हिंदू सम्राट था। बाद में हेमू हार जाता है। ठीक है, बैरम खां इसका गला काट देता है, उतार देता है, गला उतार देता है। आगे बढ़ते हैं।
आइए अब बात कर लेते हैं इंसाई महारू के बारे में। इंसाई महारू जो है वो पत्रों का संकलन है, पत्रों का संकलन है। जो पत्राचार व्यवहार हुआ करते थे उन्हीं का संकलन है। कब का संकलन है, कब के पत्र हैं ये तुगलक काल के पत्र हैं। किनका पत्र है ये? ऐनुल मुल्क का पत्र है। ठीक है, तुगलक वंश से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है। ऐनुल मुल्क जब पत्र लिखते थे तो वो तुगलक काल के ही थे, तो तुगलक काल के बारे में ही पत्राचार व्यवहार करेंगे, ना तो 1000 साल पहले की बात करेंगे, ना 1000 साल बाद की बात करेंगे। तो पत्रों में तत्कालीन बातें ही लिखी होती हैं। तो उस समय तुगलक वंश का काल चल रहा था, तुगलक वंश के बारे में इसमें जानकारी हमको मिलती है। अब इसी प्रकार के पत्रों का संकलन एक और है जिसका नाम है रियाजुल इंसा। रियाजुल इंसा महमूद गवां के पत्रों का संकलन है ये। महमूद गवां कौन है? ये बहमनी राज्य से संबंधित थे और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे महमूद गवां। ये ईरान से आए हुए थे। इन्होंने प्रशासनिक कार्य भी अच्छा देखा और सैन्य कार्रवाई भी अच्छी की। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया और कांची को भी कब्जे में ले लिया था। अच्छा, इन्होंने शिक्षा पर भी बड़ा ध्यान दिया। उस समय का एक यूनिवर्सिटी खोला था इन्होंने बीदर में, उसका नाम था मदरसा महमूद गवां मदरसा। ठीक है, संबंधित जानकारी किसकी मिलती है इसमें, इस पुस्तक में? तो बहमनी राज की जानकारी इसमें मिलती है हमको। मैंने पहले बताया कि बहमनी राज में थे ये हुमायूं एक राजा हुआ था, एक सुल्तान हुआ था बहमनी राज में। उनके मृत्यु के बाद ये निजाम शाह का संरक्षक बन के आया था। ठीक है, और फिर इसके बाद इसने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे शासन सत्ता को चलाया था और एक प्रकार से यही राजा बन गया था, वहाँ का सुल्तान बन बैठा था। बाद में षड्यंत्र करके इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, महमूद गवां को। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए देखिए अमीर खुसरो को अगर हम सल्तनत काल के साहित्यों में से हटा दें तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अमीर खुसरो को लेकर जो हमारे परीक्षा लेने वाले जन हैं वो अमीर खुसरो से बड़े प्रेम करते हैं। अमीर खुसरो को लेकर उनकी एक अलग ही विचारधारा रहती है, बहुत ही अलग से प्रेम उनके ऊपर जताते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो से संबंधित एकाध प्रश्न तो जरूर पूछ लेते हैं अगर साहित्य में है तो देखिए अमीर खुसरो ने बहुत अच्छा कार्य किया है जिससे सल्तनत काल के बारे में हमको जानकारी मिल जाती। अमीर खुसरो को बताया जाता है कि ये कई सुल्तानों के कार्यकाल देखे हैं। कुछ में कहा जाता है 6 सुल्तानों को, कुछ में 7 लिखा हुआ है, कहीं कहीं है 8 सुल्तानों का कार्यकाल इनको बताया जाता है कि हाँ इन्होंने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। हालांकि 6 सुल्तान मानना हमको चाहिए, 6 ही सुल्तान जो है प्रमाणिक है, लेकिन अज्ञानतावश जो है कहीं 7 लिखा हुआ है तो कहीं 8 लिखा हुआ है। और प्रश्न भी बना के पूछ लेते हैं कभी कभी कि हाँ भाई कितने लोगों के कार्यकाल में इसने देखा है, कितने सुल्तानों का जो है कार्यकाल इसने देखा है। खैर आप 6 मान के चलिए, 6 सुल्तानों का इसने कार्यकाल देखा था। मैं भाई 6 मानता हूँ, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। किरान उस सादेन, किरान उस सादेन नाम है, ये आदेन लिख गया है, सादेन है। इसमें क्या है, इसमें बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के बारे में बात हो रही है कि उनके मिलन कैसे हो रहा है। अब बुगरा खां और कैकुबाद कौन है? ये सब गुलाम वंश के शासक हैं। बुगरा खां कैकुबाद ये बलबन के खानदान के लोग हैं। ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है कि हाँ वो बाप बेटे कैसे मिले, और दिल्ली के स्थापत्य कला के बारे में बात हो रही है किरान उस सादेन में। मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह ये सारी की सारी पुस्तकें अमीर खुसरो की हैं। किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, और भी अभी आपको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। तो मिफ्ता उल फुतूह इसमें
किसके बारे में बात करी है? ये है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी को मैं बता दूं, ये खिलजी वंश के संस्थापक हैं, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा प्लस ससुर भी हैं। इन्होंने अपनी बेटी को अपने दामाद को ही दे दिया। सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है कि जलालुद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ सैन्य अभियान किया। जलालुद्दीन खिलजी का एक सैन्य अभियान रणथंभौर का रहता है, वो बहुत ही प्रसिद्ध रहता है। वहाँ पे इन्होंने एक कथन जारी किया था, रणथंभौर में एक कथन जारी किया था कि जब वो किला नहीं जीत पाए तब, कि ऐसे रणथंभौर के तर्ज वाले जितने 10 किले, कम से कम 10 किले मैं न्यौछावर कर दूंगा अगर मुस्लिम का एक बाल भी बांका होने के लिए हो जाए, कि अगर एक बाल भी बांका अगर मुस्लिम का होने को आ जाए तो मैं इसे 10 रणथंभौर के तर्ज के किलों को त्याग दूंगा, मैं न्यौछावर कर दूंगा। हालांकि रणथंभौर को वो जीत नहीं पाता है। फिर आते हैं खजाइन उल फुतूह के बारे में बात करते हैं। खजाइन उल फुतूह को तारीके अलाई भी कहा जाता है। अब तारीके अलाई अगर कह दिया गया तो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही खजाइन उल फुतूह में बात की गई है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के 16वें वर्ष का विवरण और उसके दक्षिण सैन्य अभियान के बारे में तथा अन्य राज्यों के विजय के अभियान के बारे में बात की गई है। दक्षिण अभियान, जब सूबेदार था कड़ा मानिकपुर का, कड़ा मानिकपुर आपके इलाहाबाद का क्षेत्र है, ठीक है, तो कड़ा मानिकपुर से जो है निकल गया था, देवगिरी आक्रमण करके आया था, वहाँ से लूटपाट करके आया, फिर वहाँ से जागृत हुआ उसको कि हाँ भाई अब जो है सुल्तान को मार के मैं खुद ही सुल्तान बन जाऊँ। तो वो तो उस समय सूबेदार था, उस समय आक्रमण भले किया, लेकिन वो काउंट किया जाएगा जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल का जो है आक्रमण, जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण माना जाएगा। लेकिन जब ये सुल्तान बनता है तो फिर करता है, तो देवगिरी जाता है, देवगिरी के बाद मलिक काफूर को भेजता है। मलिक काफूर एक हिजड़ा होता है, हिंदू हिजड़ा होता है, बहुत ही अतिशय स्वामी भक्ति और इस्लाम के प्रसार को लेकर बहुत ही उत्तेजित रहता है। मलिक काफूर नया नया मुस्लिम बना होता है। दक्षिण में आक्रमण करते करते ये माबर तक घुस जाता है, पांड्य देश तक घुस जाता है, एकदम रामेश्वरम तक चला जाता है। वहाँ के बारामती चिदम्बरम मंदिर को लूटता है। फिर इसके बाद वहाँ पे एक मस्जिद भी बनवाता है, दक्षिण भारत की पहली मस्जिद। कौन बनवाता है? मलिक काफूर बनवाता है। हालांकि कुछ लोग केरल में भी बताते हैं कि इस्लाम धर्म की सबसे पुरानी मस्जिद केरल में बनी थी, क्योंकि अरब व्यापारी आया करते थे इधर केरल साइड में, तो उन्होंने वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उस परमिशन दे दी थी कि आप जो है यहाँ पे मस्जिद बना लीजिए। और सुनने में आता है कि इस्लाम धर्म की सबसे पुरानी मस्जिद अगर कहीं है बची है वो केरल में है। तो दक्षिण सैन्य अभियान के बारे में बात होती है तथा अन्य राज्यों के विजय के बारे में बात करता है अमीर खुसरो खजाइन उल फुतूह या तारीख अलाई में। अब एक पुस्तक है अमीर खुसरो की आशिका। आशिका में, अब आशिका नाम ही से समझ लीजिए आशिक, आशिका। अब देवल रानी और खिज्र खां की प्रेम कथा के बारे में बात हो रही है इसमें। हालांकि देवल रानी कोई इसे प्रेम नहीं करती थी, अब जब मजबूरी हो जाती है तो प्रेम तो करना ही पड़ेगा। देवल रानी कौन है? देवल रानी जो हैं वो गुजरात के शासक रायकर्ण बघेल की पुत्री हैं, और रायकर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी हैं। कमला देवी से विवाह जो है अलाउद्दीन खिलजी कर लेता है, और देवल रानी से ज़बरदस्ती अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिज्र खां का विवाह करवा देता है। तो बात कहाँ से शुरू होती है? जब गुजरात अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो रायकर्ण बघेल भागकर देवगिरी भाग जाते हैं। देवगिरी पर आक्रमण करने का भी यही कारण रहता है कि वहाँ का जो राजा है, यादव वंश का जो राजा है रामचंद्र देव, वो क्या करता है कि रायकर्ण बघेल को शरण भी देता है, प्लस इतनी शक्ति देता है कि वो एक छोटे से
राज्य पर शासन भी करता रहता है, अपने ही राज्य पर जो हार चुका है उस पर शासन भी करता रहता है रायकर्ण बघेल। तो बहुत ही क्रोधित होता है और इसके ऊपर आक्रमण कर देता है देवगिरी के ऊपर। रामचंद्र देव को फिर पकड़ ले जाता है वहाँ दिल्ली पे, उसकी बेटी से भी शादी कर लेता है, रामचंद्र देव की बेटी से शादी कर लेता है ये अलाउद्दीन खिलजी, प्लस कमला देवी से तो शादी कर ही लेता है। जब गुजरात अभियान में उसकी पत्नी पकड़ी जाती है, कमला देवी किसकी पत्नी, रायकर्ण बघेल की, तो उससे ज़बरदस्ती वहाँ शादी कर लेता है। फिर देवल रानी को पकड़ ले जाता है, कहाँ से, देवगिरी से, वहाँ पे खिजर खां से उसको विवाह करवा देता है। अब यहाँ पे ये चाटुकार व्यक्ति क्या करता है कि देवल रानी और खिजर खां के प्रेम के बारे में बात करता है। मजबूरी में एक तो ज़बरदस्ती उसकी शादी आप करा रहे हैं, फिर इसके बाद उसको प्रेम कथा बना दे रहे हैं आप, या खिजर खां के आदेश पर लिखा गया। अभी खिजर खां जो है आदेश किया था तो उसको लिखा गया। संभव है शादी हो जाने के बाद पति पत्नी के बीच में तो प्रेम हो ही जाएगा, तो प्रेम हो गया होगा, खिजर खां ने जो है आदेश लिखवा दिया। लोग कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी मरने लगा था, बीमार था, तो खिजर खां अपनी पत्नी के साथ रंगरलियां मना रहा था, मतलब कि अपने पिता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। खैर ये हमारी कोई परेशानी की बात नहीं है। बाद में खिजर खां को इसी का जो है सज़ा मिलता है, मलिक काफूर ने उसकी आंखें निकलवा दी और फिर इसके बाद उसको सत्ता से बाहर करवा दिया, एक वसीयतनामा तैयार करवा के। स्वयं उसके बाप अलाउद्दीन खिलजी ने यह वसीयतनामा तैयार किया था, किसके दबाव में आकर, मलिक काफूर के दबाव में आकर। मलिक काफूर एक हिजड़ा था और प्लस लोग कहते हैं कि वो द्वितीय पत्नी थी अलाउद्दीन खिलजी की। हिजड़ा भले था लेकिन पत्नी थी, उसी के साथ रहता था। कुछ का मानना है कि वो समलैंगिक व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी, उसी के साथ रहता था। बाद में मलिक काफूर ने राजा रामचंद्र देव की जो बेटी रहती है, जिसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया होता है जिससे, उसी से विवाह वो कर लेता है, जबकि वो स्वयं एक हिजड़ा होता है, फिर भी अपने स्वामी के ही पत्नी से विवाह कर लेता है और उसके बच्चे का क्या बनता है, नायब बन जाता है। अब आगे चलते हैं। नूह सिपिहर, ये भी किसकी रचना है, खुसरो की रचना है, अमीर खुसरो की। इसमें मुबारक शाह खिलजी के बारे में बात की गई है, एकदम चाटुकारितापूर्ण बात की गई है इसमें। मुबारक शाह खिलजी एक निर्लज्ज शासक, किसका बेटा था, अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा था। एकदम निर्लज्ज शासक था, स्त्रियों के कपड़े पहनता था, स्त्रियों के कपड़े पहन के दरबार में कूदता रहता था, ठीक है। कभी कभी नग्न आ जाता था, नग्न बगैर वस्त्र के ही नग्न अवस्था में जो है जाकर दरबार में बैठ जाता था। तो बहुत ही निर्लज्ज व्यक्ति था। और इस पुस्तक में पशु पक्षियों और जलवायु का भी वर्णन है, मतलब कि प्राकृतिक प्रेम और प्राकृतिक चर्चाएं भी की गई हैं, प्राकृतिक अवस्था की चर्चाएं भी की गई हैं, पशु पक्षियों के बारे में बात की गई है, प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में बात की गई है, जलवायु के बारे में बात की गई है। तो नूह सिपिहर अगर आपके पास प्रश्न लेकर आए और ये कहे कि किसमें जलवायु पशु पक्षियों के बारे में वर्णन किया गया है, तो आप क्या लगाएंगे, नूह सिपिहर पे। फिर एक पुस्तक है तुगलकनामा। अब देखिए तुगलकों के काल में आ गया, गुलाम वंश के काल से चालू हुआ और खिलजी में भी रहा, फिर इसके बाद अब तुगलक वंश में एंटर कर चुका है। यह अंतिम कृति है जो एक मनसबी है, ठीक है। इसमें खुसरो शाह हो गए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। खुसरो शाह जो है, खुसरो शाह एवं गयासुद्दीन के मध्य जो युद्ध और कूटनीति का वर्णन है, उसको उस वर्णन किया गया है इस पर। अब खुसरो शाह कौन है भाई, खुसरो शाह कौन है, ये मुबारक शाह खिलजी, जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है, उसी का वजीर था। बाद में उसने इसको मार डाला, खुसरो शाह ने इसको मार डाला। किसको मार डाला, मुबारक शाह खिलजी को। खुसरो शाह एक हिंदू था, बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, और यही तो एक कारण बना था गयासुद्दीन तुगलक को विद्रोह तैयार करने में।
गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कहा, इस्लाम खतरे में है। जो पुराना चूरन बेचा जा रहा है, इस्लाम खतरे में है, वो आज भी बेचा जा रहा है, इस्लाम खतरे में है। तो इस्लाम खतरे में है नारा दिया और कहा कि अब ये हिंदू है, ये शासक बन गया है, मुसलमानों को ख़त्म कर देगा, इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम खतरे में है। तो सभी के सभी मुसलमान जो है इकट्ठा हो गए और इस खुसरो शाह को घेर लिया, युद्ध हुआ और गयासुद्दीन तुगलक ने इसको मौत के घाट उतार दिया, इसका गला उतार दिया। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात कर लें। गयासुद्दीन तुगलक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक है। ठीक है। एक हिंदू महिला का पुत्र है ये और इस्लाम धर्म खतरे में है। गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। अब गाजी क्या है? गाजी वो है कि मुसलमानों में जो गैर मुस्लिमों को मारे, जो उनको हराए, जो उनको नष्ट भ्रष्ट कर दे, वो गाजी कहलाएगा। ठीक है। ये उनका कॉन्सेप्ट है। गाजी, पीर, फकीर, इनके मज़ारों पर भी पूजा पाठ ये हिंदू करने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जबकि उनको ये पता नहीं, उनको जानकारी नहीं कि गाजी किसको कहा जाता है। गाजी के मज़ार पर जाते हैं और चद्दर चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दियाबाती करते हैं। जबकि गाजी किसको कहा जाता है? जो हिंदुओं को मौत के घाट उतारा हो। अब किसी को जानकारी है नहीं, मंदिर को छोड़कर जो है पीर मज़ारों पर जा रहे हैं, पीर फकीर की मज़ारों पर जा रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें इस्लाम धर्म में भी हराम है। अब आगे चलते हैं। एजाज एक खुसरवी, इसमें धार्मिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात की गई है, विशेषकर सूफी मत के बारे में बात की गई है। और फिर आगे आते हैं मालफुजात ए तैमूरी, अमीर तैमूर की कथा, आत्मकथा इसमें बात की गई है। मालफुजात ए तैमूरी, अमीर तैमूर की आत्मकथा इसमें वर्णित है। अब जो है जफरनामा की बात कर लें। इसके रचयिता कौन है? ये अली याजिद हैं। तैमूर की जीवन गाथा इस पे लिखी गई है या इस पे बात की गई है तैमूर की। तैमूर कौन? तैमूर लंग, जो समरकंद का जो है खूंखार व्यक्ति था। फिर आते हैं चचनामा, ये भी एक अरबी साहित्य है जो सिंध के इतिहास के ऊपर बात की गई है। एक मासूमी था जिसने मासूमी लिखा था ना, वो इसी चचनामे के ऊपर लिखा था, आधार यही था, तारीख़ सिंध जिसको हम जानते हैं। तो चचनामा जो ये अरबी साहित्य है, इसी के आधार पर उसने वो पुस्तक लिखी थी। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लें क्षेत्रीय इतिहास के बारे में। अभी तो हमने सल्तनत के बारे में बात कर ली कि सल्तनत के राजा महाराजा, गुलाम वंश क्या है, गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोदी वंश आया, सूर वंश आया। हालांकि सूर वंश सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। सूर वंश अपना एक अलग महत्व रखता है। उसका जो एक शासक है शेरशाह सूरी, वो अपने में ही एक संस्था है, अपने में ही एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व धारण करने वाला व्यक्ति है। उसका प्रशासन पढ़ने योग्य है, उससे सवाल बनते हैं। अब हम जो है बात करेंगे क्षेत्रीय इतिहास के प्रमुख लेखकों के बारे में, जो क्षेत्र विशेष में जो राजवंश चल रहे थे। जैसे गुजरात में राजवंश चल रहा है, बहमनी राजवंश चल रहा है, बीजापुर का राजवंश चल रहा है, गुलबर्गा, बीदर, अहमदनगर, तो यहाँ पे भी तो राजवंश चल रहे थे, सल्तनत थे, यहाँ पे भी तो इतिहास चल रहा था, किसी न किसी राजवंश का इतिहास चल रहा था। तो उस पर भी बातें होंगी। वहाँ पे भी कुछ साहित्यकारों को संरक्षण मिला हुआ था, वो इतिहास लिख रहे थे। तो कुछ हैं, 6 पुस्तकें यहाँ पे दी गई हैं, 6 पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। तारीख़ रशीदी, इसके लेखक हैं मिर्ज़ा हैदर। ये कहाँ का बताते हैं इतिहास? ये कश्मीर का इतिहास बताते हैं। मिर्ज़ा हैदर जो हैं वो कश्मीर का इतिहास बताते हैं। एक फिल्म आई थी हैदर,
वो कहाँ पर आधारित थी? कश्मीर पर आधारित थी। तो उसी से याद रखिएगा कि मिर्ज़ा हैदर और कश्मीर, कश्मीर का इतिहास। अब दूसरा है रियाज ए सलातीन। कौन लिखा है? गुलाम हुसैन लिखे हैं। बंगाल का इतिहास, इससे हमें पता चलता है। तारीख है गुजरात। अब तारीख है गुजरात है तो सीधे सीधे गुजरात का इतिहास बताता होगा। कौन लिखा है इसे? मीर अबू तुर बवली। मीर अबू तुर बवली। फिर चौथा है तज़किरातुल मुल्क। तज़किरातुल मुल्क। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? रफ़ीउद्दीन सिराजी। किसका इतिहास बता रहे हैं? किस स्थान का? तो बीजापुर इतिहास। मीरात ए अहमदी, ये पुस्तक के लेखक कौन है? अली मोहम्मद बिन खान। गुजरात का इतिहास। तो यहाँ पे दो पुस्तकें मिल गई, एक तो तारीख गुजरात और मीरात ए अहमदी, जो गुजरात का इतिहास बता रहा है। फिर बुरहान ए मासिर, तो इसको लिखा है सैयद अली तबतबानी। गुलबर्गा, बीदर, अहमदनगर, ये जो बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, इनके बारे में इतिहास पता चलता, इन्हीं के इतिहास के बारे में हमको पता चलता। बस भाई साहब लोग, आज के लिए इतना ही। अब आगे जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो मुग़ल काल के साहित्यों के बारे में बात करेंगे हम उसमें। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।